नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी के बारे में। तो दोस्तों, हमने ओवरी के स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लिया है। तो हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। दोस्तों, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है प्राथमिक जनन अंग। दोस्तों, और प्राथमिक जनन वे अंग होते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैंने पिछली क्लासों में मैंने बार बार बताया है कि ओवरी अंडाणुओं का निर्माण करती है, ओवम का प्रोडक्शन करती है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट रूप से क्लियर हो जाना है कि अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आप कंप्लीट रूप से इसको पढ़ना चाहते हैं ओवरी को हमारे साथ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है और ओवरी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। हम बात करते हैं ओवरी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसको काट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। ठीक है, बाकी जो ओवरी होती है दोस्तों, वो बादाम शेप का, शायद का आप देखे होंगे आलमंड को, बादाम शेप का होती है। मतलब उस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर लंबी। उसके बाद क्या 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी। कितना दोस्तों, 4 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी और क्या 1 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी होती है। दोस्तों, तो मैंने बताया इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होगी वो कितना 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ये क्या होती है, हमारी बादाम शेप की संरचना होती है। बादाम शेप की संरचना है, लंबाई चौड़ाई ने बात की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये कंप्लीटली सॉलिड होती है। जैसे आपने बादाम देखा होगा, वो क्या होता है, पूरा सॉलिड होता है, ठोस होती है। वैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या होता है, कंप्लीटली सॉलिड होता है। अब दोस्तों, मैं बात करता हूँ एनाटॉमिकली, इसकी प्रेजेंस को मैं बता दूं। तो दोस्तों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फीमेल के जो एक क्या पेल्विक ग्रिडल होता है या पेल्विक कैविटी जो होती है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, उसका जो क्या कहते हैं यूटेरस होता है। यूटेरस से 2 लिगामेंट निकले होते हैं, जो इसकी पिछली सतह से जुड़े होते हैं, यूटेरस के। और क्या इस साइड में जो पेल्विक बोन होती है उससे जुड़े होते हैं, वहां से ए जुड़ी हुई होती है क्या आपके फीमेल में ओवरी लिगामेंट द्वारा यूटेरस के पिछली सतह से, और क्या जो यहाँ की पेल्विक बोन होती है उसकी इंटरनल वॉल से जुड़ी होती है। दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर लूं तो इसकी प्रेजेंस हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मतलब क्या पेल्विक ग्रिडल के पास में, अर्थात के यूट्रस के दोनों साइड में। तो दोस्तों, इसकी संख्या 2 होती है। एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो ओवम का प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ओवम का प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी एनाटॉमी की मैं बात करूं तो दोस्तों, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम ओवरी कहते हैं। तो दोस्तों, ओवरी जो है ना, एनाटॉमिकली 4 लेयर में डिवाइडेड होती है। तो दोस्तों, 4 लेयर में डिवाइडेड होती है और वो ऑटोनोमस डिवाइडेड होती है, मतलब स्वयं से डिवाइडेड होती है, ना कि इनमें कोई लेयर नहीं प्रेजेंट होती है जो इनको अलग अलग करती है। लेकिन ये अपनी कोशिकाओं के आधार पर और इनमें कुछ जो क्या कोशिकाएं हैं उनकी प्रेजेंस के आधार पर इनको अलग अलग लेयर में बांटा गया है। तो दोस्तों, जो ये सबसे आउटर लेयर है, देख रहे हैं जो सबसे आउटर लेयर है, जो मैंने डार्क ब्लैक कलर के मैं यहाँ पर बनाया है दोस्तों, इसको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोला जाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम, जिसको हम जननिक उपकला भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे सेमिफेरस ट्यूब्यूल के ले लो, चाहे क्या यहाँ पर हम ओवरी की बात कर ले, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो क्या होती है दोस्तों, यहां पर बनी होती है स्क्वामस एंड क्यूबोइडल सेल से। किससे, क्यूबोइडल सेल से। तो दोस्तों, जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो बनी है स्क्वामस और क्यूबोइडल सेल से। और दोस्तों, यही सेल डिवाइड करके ओगोनिया का निर्माण करती हैं, अर्थात के ओवम का प्रोडक्शन करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, ओवम का प्रोडक्शन इन्हीं कोशिकाओं से होता है जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जननिक उपकला होती है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक स्क्वामस सेल या क्यूबोइडल सेल क्या बनाते हैं,
प्रिमोर्डियल फॉलिकल। क्या बनाती है दोस्तों? प्रिमोर्डियल फॉलिकल। अब मैं बता दूं दोस्तों, ये क्रिया जो क्या यहाँ पर ओवुलेशन, जो यहाँ पर क्या oogenesis की क्रिया होती है, ये स्टार्ट हो जाती है जब फीमेल, कोई बेबी जब अपनी मतलब माता के गर्भ में रहती है। तो दोस्तों जब कोई फीमेल अपनी माता के गर्भ में रहती है, 7th मंथ का पीरियड जब चल रहा होता है, तो उसी समय उस जो अंदर पल रही बच्ची के ओवरी में प्रिमोर्डियल फॉलिकल बन जाते हैं दोस्तों। कितने बन जाते हैं? 1,20,000 से 1,60,000 की संख्या में प्रिमोर्डियल फॉलिकल वहां पर बन जाते हैं, या मैं क्या कह सकता हूं, वहां से ही ओवम का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों निर्माण कब शुरू हुआ? जब बेबी अपनी माता के गर्भ में थी, अर्थात क्या 7वें महीने में थी, तभी से। लेकिन दोस्तों जो क्या, अब मैं बात करूं, जो एक क्या होता है कि oogenesis क्रिया है, ये होती है दोस्तों मियोसिस डिवीजन के थ्रू। किसके विभाजन के थ्रू? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होती है दोस्तों। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 स्टेज में होता है। इसमें दोस्तों 2 स्टेज में होता है। तो दोस्तों जब बेबी मदर के गर्भ में रहती है, तो उसमें जब क्या सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो मियोसिस क्या, एक मियोसिस प्रथम की प्रोफेज जो होती है भैया, प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटीन अवस्था होती है दोस्तों, डिप्लोटीन, जब क्या प्रोफेज फर्स्ट की मैं बात करूं तो उसमें हो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, कुल मिलाकर के 5 अवस्था होती है। तो दोस्तों जो डिप्लोटीन अवस्था है, उस स्टेज में ही कोशिकाएं अरेस्ट हो जाती है, वहां से उनका डिवीजन रुक जाता है। तो दोस्तों किस स्टेज में मैंने बात की दोस्तों, वहां पर क्या डिप्लोटीन स्टेज में कोशिकाएं अरेस्ट हो जाती है, उनके आगे का विभाजन रुक जाता है। यही कारण से जब बेबी बर्थ कर लेती है जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी के बर्थ होने के 11 से 13 वर्ष के बीच में, जब दोस्तों बेबी क्या मतलब कि कोई बेबी जन्म होगी, अब उस गर्ल्स की अगर प्यूबर्टी एज आएगी, जब प्यूबर्टी एज आती है 11 से 13 वर्ष के बीच में, जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो उस समय एक ओवम डेवलप होता है। अर्थात दोस्तों मैं बात कर सकता हूं, जो डिप्लोटीन स्टेज में जो कोशिकाएं अरेस्ट थी, अब वो डेवलप होंगी, अब वो विकास करेंगी, और विकास करके जो प्रोफेज है उसको कंप्लीट करेंगी, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फर्स्ट जितने सबको कंप्लीट करेंगी, फिर आ जाएंगी मियोसिस सेकेंड में, और मियोसिस सेकेंड में वो प्रीफेज कंप्लीट करेंगी, और मेटाफेज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मेटाफेज में फिर से वो कोशिकाएं अरेस्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों जो मेटाफेज सेकेंड है वो फिर से उसमें अरेस्ट होती हैं। अब उनका आगे का विभाजन कब होता है? जब ओवुलेशन क्रिया हो जाती है, जब ओवम स्पर्म से मिलता है, तब उसके बाद उनका विभाजन कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये रही थी क्या पूरी प्रक्रिया, मतलब क्या ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? बच्चियों में वो होती है 120, 1,20,000 से 1,60,000। तो दोस्तों 1,20,000 से 1,60,000 की संख्या में बन जाती हैं। लेकिन दोस्तों इनमें क्या बहुत सारे क्या हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाती हैं। तो दोस्तों जब जो फॉलिकल डिजनरेट होते हैं, इसको फॉलिकुलर एट्रेसिया कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे फॉलिकल क्या डिजनरेट हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि कोई फीमेल होती है, जब प्यूबर्टी एज आ जाती है, जब इनका डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसमें कुछ ही फॉलिकल होते हैं जो डेवलप होते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रत्येक 28 दिन पर, तो फीमेल होती हैं दोस्तों, उनमें प्रत्येक 28 दिन पर एक ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों प्रत्येक 28 दिन पर एक ओवम का डेवलपमेंट होता है। और उसको मैं बात कर दूं बच्चों कि यहाँ पर जो फीमेल में ओवरी होती है वो दोनों साइड में होती है, दोनों साइड में। अगर क्या फर्स्ट 28 दिन पर इस साइड से ओवम का रिलीज हुआ है, तो सेकेंड 28 डेज पर इससे होगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या इससे होगा, फिर उसके बाद क्या इससे। इस प्रकार से मैं बात करूं तो अगर एक बार लेफ्ट ओवरी ओवम को प्रोडक्शन कर रही है, तो उसके 28 दिन बाद जो ओवम का प्रोडक्शन होगा वो फिर से राइट ओवरी से होगा।
फिर उसके बाद जो होगा वो लेफ्ट ओवेरिस होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अल्टरनेट टाइम्स में क्या होता है कि ओवम का प्रोडक्शन होता है दोस्तों। और मैं बात कर दूं दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ओवम का निर्माण, अंडाणुओं का निर्माण जब कोई बच्ची फिर अपनी माता के गर्भ में रहती है तभी से हो जाता है, लेकिन उनका क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि उनका विकास वहां पर रुक गया रहता है। तो दोस्तों, और वो विकास कब से शुरू होता है, जब कोई फीमेल प्यूबर्टी एज में आ जाती है, अर्थात 11 से 13 वर्ष की जब हो जाती है तब होता है। तो दोस्तों, और मैं बात करूं दोस्तों, ये जो मैंने फॉलिकल की संख्या बताई है कि 1,20,000 से 1,60,000 की संख्या में बनते हैं दोस्तों, ये दोनों ओवरी को मैंने बताया। ऐसा नहीं कि एक ओवरी में इतने बनते हैं, दोनों ओवरी में कंप्लीटली इतने बनते हैं, ठीक है। और दोस्तों, अगर क्या मैंने बताया कि 28 दिन पर एक ओवम का डेवलपमेंट होता है प्रत्येक ओवरी से, तो दोस्तों कोई फीमेल होती है उसके पूरे रिप्रोडक्टिव स्पैन में, मतलब उसके जनन काल में कोई फीमेल होती है दोस्तों, अगर क्या मैं बात करूं, अगर 28 दिन पे एक ओम का प्रोडक्शन, एक ओम रिलीज हो रहा है, तो उसके पूरे रिप्रोडक्टिव काल में, मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव स्पेन में, कुल कितने ओवम का डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई फीमेल होती है उसके पूरे रिप्रोडक्टिव स्पेन में, उसके पूरे रिप्रोडक्टिव स्पेन में 450 ओम डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके पूरे रिप्रोडक्टिव स्पेन में, मतलब 11 से 13 वर्ष से जब तक फीमेल को, तो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट टाइम जब मेंसेस स्टार्ट होता है तो उसको मीनोर्की कहते हैं, और उसके बाद दोस्तों जब क्या लास्ट टाइम में जब वो बंद हो जाता है तो उसको मीनोपॉज कहा जाता है। तो दोस्तों, जब मीनोपॉज की स्थिति आती है, उससे पहले और मीनार्की के बीच की जो स्थिति होती है, इतने दिन के अंदर कितने ओवम का डेवलपमेंट हो सकता है, तो दोस्तों 450 ओम का डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके पूरे रिप्रोडक्टिव काल में 450 ओम का डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों, इतनी सारी बात हो गई। अब हम बात करते हैं ये क्या होते हैं हमारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल। प्रिमोर्डियल फॉलिकल में दोस्तों क्या होता है, देखो ये दोस्तों क्या है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, देखो कहां से बने, जर्मिनल एपिथेलियम से बने हमारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल। प्रिमोर्डियल फॉलिकल में माइटोसिस होता है, तो बन जाते हैं क्या हमारे दोस्तों, oocyte। देखो अभी क्या हम बात करते हैं, प्राइमरी oocyte बने, क्या है, प्राइमरी oocyte है। अब प्राइमरी oocyte बनने के बाद दोस्तों इनके ऊपर कुछ क्या कोशिकाओं का अस्तर बन जाता है। क्या होता है, कुछ कोशिकाओं का अस्तर बन जाता है दोस्तों। अगर कहते हो पहले तो एक oocyte होती है, जब एक कोशिका का अस्तर इनके ऊपर बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। अब ग्रेनुलोसा सेल का जब इन पे अस्तर बन जाता है तो वो बन जाती है हमारी क्या, प्राइमरी oocyte। अब यही जो अस्तर है, अगर एक से अधिक अस्तर अगर बन जाता है तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सेकेंडरी फॉलिकल। तो दोस्तों यहाँ पर oocyte का जो डेवलपमेंट होता है वो ये है, बाकी इसके ऊपर ये देखिए कितनी सारी कोशिकाओं का अस्तर बन गया है, तब हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल या सेकेंडरी oocyte बोला जाएगा। तो दोस्तों, और इनके बीच में, तो दोस्तों ये जो ग्रेनुलोसा सेल है वो कुछ फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं, जो एक ग्रेनुलोसा सेल है वो कुछ फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं। तो दोस्तों ये फ्लूइड जा करके इनमें क्या, इन कोशिकाओं को शिफ्ट करके एक कैविटी बना देता है जहां पर फ्लूइड भर जाते हैं। इस कैविटी को एंट्रम कैविटी कहते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है दोस्तों उसको एंट्रम फ्लूइड कहा जाता है। एंट्रम फ्लूइड का प्रोडक्शन कहां से हुआ, ये जो ग्रेनुलोसा सेल थी उनसे। और मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये जो ग्रेनुलोसा सेल है ये इस डेवलपिंग oocyte को, ये जो डेवलपिंग oocyte है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का कार्य करती हैं, इसको पोषण देने का कार्य करती हैं, वो ग्रेनुलोसा सेल है। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, ये जो क्या ग्रेनुलोसा सेल है, यही क्या, यहां से ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन शुरू हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, यहीं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन शुरू हो जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जब दोस्तों सिक्रीट होता है, और ना कि फीमेल के पूरे, कोई फीमेल होती है उसके बॉडी के जितने भी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं उसको कंट्रोल करता है कौन, एस्ट्रोजन। कौन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो क्या ये एस्ट्रोजन होता है वो
इन कोशिकाओं का डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके विकास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और तो वही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्रेनुलोसा सेल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो क्या कर रही है, हार्मोन्स का भी निर्माण कर रही है, फ्लूइड का निर्माण कर रही है, जो क्या करेगा, ओवम को, जो डेवलपिंग ओवम है या ओसाइट है उसको क्या कर रहा है, पोषण देने का भी कार्य कर रहा है। तो भाई इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके बाद ये डेवलप होकर के बन जाता है हमारा क्या, टर्सरी फॉलिकल, जिसको हम क्या, तृतीयक पुटिका कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तृतीयक पुटिका। अब हम देखते हैं दोस्तों, ये जो तृतीयक पुटिका होती है, यहाँ पर तो ग्रेनुलोसा लेयर तो थी, ग्रेनुलोसा लेयर तो थी, और उसके बाद दोस्तों जो हमारे टर्सरी फॉलिकल है, इसी को हम मैच्योर फॉलिकल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परिपक्व पुटिका कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। तो दोस्तों एक जो एरिया है यहाँ पर क्या, कॉर्टेक्स रीजन था। तो दोस्तों मैंने एनाटॉमिकली मैंने बात करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने जर्मिनल एपिथेलियम को बताया। जर्मिनल एपिथेलियम के बाद दोस्तों यहाँ की जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लास्ट तक बने रहिए, मैं सर्च लिखता हूँ यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। उसके बाद ये एरिया जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, कॉर्टेक्स। मैं क्या लिख दिया, कॉर्टेक्स। तो दोस्तों कॉर्टेक्स ऐसा नहीं स्पेस है, एक पूरा इस एरिया को क्या कह रहा है, कॉर्टेक्स। किनारे वाले एरिया को क्या कह रहा है, कॉर्टेक्स। और ये जो जहां पर ये आपको ब्लड वेसल्स और जो यहाँ पर नर्व ऐसे मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको बोला जाता है मेड्यूला। क्या बोला जाता है दोस्तों, मेड्यूला बोला जाता है, ठीक है। तो एक क्या होता है, मिडल का स्टेज होता है, और एक कॉर्टेक्स। अब मैं बता दूं दोस्तों, अगर क्या इस मेड्यूला और क्या, देखो अगर मैं इस मेड्यूला और कॉर्टेक्स को मिलाकर मैं बात करूं, तो इसको बोला जाएगा ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। तो यहां पर लिखने की जगह नहीं है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं दोस्तों, ओवेरियन स्ट्रोमा। और ओवेरियन स्ट्रोमा मैंने बात क्यों कर दी ओवेरियन स्ट्रोमा को बताने की, क्योंकि जो भी ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, जो यहाँ पर क्या ब्लड वेसल्स फैली हैं, इन सभी के अंदर जो चीजें हैं वो सभी कहां पर होते हैं, मतलब कि कोई ओवेरियन होने वाली जितनी घटनाएं घटती हैं वो सब कहां पर होते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा में। अब ओवेरियन स्ट्रोमा में बच्चों मैं बात करूं, जो क्या ओवम प्रोडक्शन होता है कॉर्टेक्स में होता है, और जो क्या ब्लड वेसल्स और नर्व की सप्लाई होती है वो कहां पर होती है, मेड्यूला में, ठीक है। इतनी सी बात। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारा मैच्योर फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल को हम बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, या दोस्तों हम इसी को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीएफ, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिका। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स रीजन थी, यहाँ पर कुछ क्यूबोइडल सेल होती है। क्या होती है दोस्तों, कुछ क्यूबोइडल सेल होती है, क्यूब के आकार की घनाकार कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं जा करके ये जो ग्रेनुलोसा लेयर होती है उसके ऊपर ऐड हो जाती है, उसके ऊपर ऐड होकर के दो लेयर बनाती हैं। एक होती है थीका एक्सटर्ना और एक होती है क्या, थीका इंटरना। क्या होती है दोस्तों, एक होती है थीका एक्सटर्ना और एक होती है थीका इंटरना। उसके नीचे होती है ग्रेनुलोसा लेयर, उसके नीचे होते हैं फॉलिकुलर फ्लूइड, मतलब इनके द्वारा स्रावित फ्लूइड। और ये फ्लूइड देख सकते हैं, एक ओसाइट है, इसके चारों ओर है, एक है ओसाइट है, इसके चारों ओर है क्या, फ्लूइड भरा है। यहाँ पर ग्रेनुलोसा सेल है जो क्या इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इस फ्लूइड का यूज भी यही करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद की बात करूं दोस्तों, तो एक क्या होता है, अब ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या थे, आपके ग्रेनुलोसा लेयर सिंगल लेयर थी, तो वो क्या करती है, एस्ट्रोजन का हार्मोन्स का रिलीज। तो यहाँ पर कम स्रावित होगा, लेकिन यहाँ पर लेयर ज्यादा, कोशिकाएं ज्यादा, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए और ज्यादा सेल, तो यहाँ पर और ज्यादा, तो भी जितना ज्यादा, जब क्या यहाँ पर जब यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से, जो क्या मस्तिष्क में एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, हमारे पिट्यूटरी का अग्र जो भाग होता है, तो दोस्तों वहां से एक हार्मोन अचानक से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं एलएच हार्मोन्स या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स,
तो दोस्तों ये हार्मोन्स कब निकलता है, जब क्या एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो माइंड एंटीरियर पिट्यूटरी से वहां से निकलता है क्या एलएच हार्मोन्स, अचानक से एलएच हार्मोन्स निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, जिससे क्या होता है एक ग्राफियन फुटिया रप्चर हो जाती है। क्या होती है, ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और ओवम कहां पर आ गया, बाहर। एक ग्राफियन फुटिया फटी, ओवम कहां पर आ गया, बाहर। अब देखिए दोस्तों, हम इसको अभी ओवम नहीं कहेंगे, हम इसको बोलेंगे ओवुलेटेड oocyte। क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्गित अंडकोशिका। क्या कहेंगे, अंडोत्सर्गित अंडकोशिका, ओवुलेटेड oocyte। तो दोस्तों यहां से अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एलएच हार्मोन। कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से निकलता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। तो दोस्तों कब निकलता है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही तो 11th-12th के लिए, लेकिन दोस्तों ये आगे नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ज्यादा चांस होते हैं ओवुलेशन से क्वेश्चन पूछने के लिए। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो भाई एलएच हार्मोन। सिंपल सी बात, कौन, एलएच हार्मोन। कब होता है, 14 डेज पर। कब, 14वें दिन। नॉर्मली कितने दिनों पर होता है, 14वें दिन। जिस दिन से मेंसेस स्टार्ट है उसके 14वें दिन। अब दोस्तों ये जो क्या oocyte है, अभी इसको oocyte क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अभी एक इस स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में और स्टेज है। इसके आगे का डिवीजन अभी रुका है। इसके आगे का डिवीजन कब होगा, जब ए मिलेगा किससे, स्पर्म से। किससे मिलेगा, स्पर्म से। अब दोस्तों ये जो क्या है, इसको बोलेंगे कार्पस हेमोरेजिकम। क्या बोलते हैं, कार्पस हेमोरेजिकम। अब देखो ये क्या होता है, ब्लड का थक्का हो जाता है। क्या, ब्लड का क्लॉट होता है, और ये ब्लड का क्लॉट देखो ये चेंज हो गया कार्पस ल्यूटियम में। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, कार्पस ल्यूटियम। इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है ना दोस्तों, एक टेम्पोरेरी इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। अब दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि कार्य करता है, वो भी अस्थायी रूप से, मतलब कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए अस्थायी रूप से, अर्थात 1 मंथ के लिए क्या करता है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य क्या होता है दोस्तों, हार्मोन्स का स्रावण। क्या, हार्मोन्स का स्रावण। तो दोस्तों जब कोई लेडी का ओवुलेशन हो जाता है तो वहां से एस्ट्रोजन, और क्या, अब देखिए मैंने बताया एस्ट्रोजन किससे, ग्रेनुलोसाइट सेल से स्रावित होता है। अब क्या, एस्ट्रोजन तो वहां से स्रावित नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए तो ग्रेनुलोसाइट सेल अब यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों अब एक जो हमारी क्या है, कार्पस ल्यूटियम, ये क्या करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण करेगी 1 मंथ तक। कब तक, 1 मंथ तक। क्योंकि दोस्तों अगर 1 मंथ तक, अगर ये फीमेल 1 मंथ के अंदर अगर ये फीमेल किसी भी मेल के साथ संपर्क बनाती है, सेक्स होता है, अगर क्या उसके स्पर्म से, इस ओवम से मिलते हैं, अगर ये फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट मानुला, वास्कुला, ग्रास्कुला, न्यूनुला, उसके बाद बन जाएगा क्या दोस्तों, वो वहां पर एम्बिडेड हो जाएगा किससे, यूट्राइन वाल से। तो प्रेगनेंसी आ जाएगी तो प्लेसेंटा बन जाएगा। 1 महीने बाद दोस्तों प्लेसेंटा से हार्मोन्स का स्राव होने लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए क्या करता है, एक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये उसके बाद क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। तो दोस्तों मैं ये बात करूं तो एक ऐसा कलर होता है, इसका येलोविश कलर होता है, येलोविश कलर का पिगमेंट होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या इसका कलर येलोविश होता है, और ये जब का दोस्तों डिजेनरेट हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें, तो दोस्तों ये क्या हो गया, कार्पस एल्बिकेंस बन गया। अब इसके आगे की क्रिया फिर से, अब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी आएगी, नहीं तो इसके आगे की क्रिया 28 दिन बाद फिर से ऐसे होगा। अब दोस्तों 28 दिन बाद इसमें नहीं, अब क्या राइट ओवेरी में होगा। अगर ये लेफ्ट ओवेरी में हो रहा है तो अगले 28वें दिन का राइट ओवेरी से ओवम का प्रोडक्शन होगा। अब फिर क्या इससे होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अल्टरनेट वर्किंग यहाँ पर चलती रहती है। ठीक, तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी कुछ बातें और कर लेते हैं कि जो हमारे क्या ओवम होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के चांस कहाँ से आते हैं, कैसे कोई स्पर्म इनसे जुड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्या हमारी ग्रेनुलोसा सेल थी,
इसी यहीं से क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जोना पेलिसिडा। क्या कहते हैं दोस्तों, जोना पेलिसिडा लेयर बन जाती है। तो दोस्तों कोई भी ओवम होता है उसके ऊपर एक स्तर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जोना पेलिसिडा। और जोना पेलिसिडा और यही लास्ट में क्या होता है दोस्तों, इलोंगेटेड होकर के इनकी कोशिकाएं इलोंगेटेड होकर के अर्थात क्या बड़ी होकर के क्या बना देती हैं, कोरोना रेडिएटा। क्या बन जाते हैं दोस्तों, कोरोना रेडिएटा। अब दोस्तों मैं पूछूं कि जो जोना पेलिसिडा लेयर यहाँ पर ये बनी है, वो जो उस साइड है उस साइड के ऊपर जो जोना पेलिसिडा लेयर बनी है वो कैसे बनती है। तो दोस्तों जो ग्रेन्युलोसा सेल है वही क्या होते हैं, रूपांतरित होकर के जोना पेलिसिडा का निर्माण करती हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो ग्रेन्युलोसा सेल है वही क्या बनाती है, हमारे जोना पेलिसिडा लेयर को। और दोस्तों यहाँ से मैं बता दूं जो ग्राफियन फॉलिकल होती है ये जो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होने वाला है, एक FSH हार्मोन्स और एक LH हार्मोन्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो oocyte का डेवलपमेंट होगा, आगे जो oocyte का डेवलपमेंट होगा, जो इसके ऊपर जोना पेलिसिडा बनेगी, पुराना रेडिएटा बनेंगे, ये किसके इन्फ्लुएंस होंगी, वो FSH हार्मोन्स के स्रावित होने से। किसके, FSH हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में इनका डेवलपमेंट होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करूं जो क्या, अब मैं बात करूं अगर कोई एक ओवम है, मैं यहां पर बनाता हूं कोई ओवम है, ठीक है, ओवम तो ये था। अब इसके ऊपर क्या थी, ये जोना पेलिसिडा की लेयर, क्या थी ये जोना पेलिसिडा की लेयर। उसके बाद क्या था, कोरोना रेडिएटा थी, क्या थी, कोरोना रेडिएटा थी, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये इसके ऊपर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दोस्तों मैं बता दूं, चाहे जो जोना पेलिसिडा है, जोना पेलिसिडा, और दोस्तों जो क्या होता है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोस्तों इन दोनों के पास क्या एक रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, रिसेप्टर। ये ऐसे लगे होते हैं क्या, रिसेप्टर। मैं ऐसे बना दे रहा हूं दोस्तों, ये क्या होते हैं समझ लो, ग्राही होते हैं, क्या होते हैं, ग्राही रिसेप्टर, ठीक है। अब दोस्तों यही काम करते हैं ओवम को जोड़ने का। और यहाँ दोस्तों ये जो रिसेप्टर होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के बने होते हैं, किससे, फर्टिलाइजिंग प्रोटीन के बने होते हैं। अब दोस्तों ये फर्टिलाइजिंग किससे जुड़ेंगे, एंटी फर्टिलाइजिंग से। अब मैं बता दूं, जो कोई स्पर्म आएगा, जो कोई स्पर्म आएगा इसके पास, स्पर्म के जो एक्रोसोम होते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा होता है दोस्तों, तो इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर भी एक रिसेप्टर होते हैं दोस्तों, जो देखिए, और ई रिसेप्टर जो होते हैं एक प्रकार से दोस्तों रिसेप्टर नहीं, एक क्या यहाँ पर क्या मैसेज प्रोवाइडर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है। क्या होता है दोस्तों, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है। और एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन को डिटेक्ट करने का कार्य करता है जो जोना पेलिसिडा है वहां की उपस्थित फर्टिलाइजिंग प्रोटीन, वो इसकी पहचान करता है और स्पर्म इसके साथ जुड़ जाता है, और स्पर्म इसके साथ जुड़ करके ये अपनी इस लेयर को तोड़ देता है, जिससे क्या होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो इसके संपर्क में आएंगे और जोना पेलिसिडा को तोड़ करके इसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देते हैं। तो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि ओवम और स्पर्म के जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ओवम स्पर्म साथ जुड़ता कैसे है, क्योंकि ओवम के पास रिसेप्टर है स्पर्म को पहचानने के लिए, ओवम के पास रिसेप्टर है स्पर्म को पहचानने के लिए। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो जाहिर सी बात है वो ह्यूमन के स्पर्म को रिसीव करेगा, क्योंकि ह्यूमन के स्पर्म में क्या होंगे, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होंगे। और यही कारण होता है, जैसे आप लोग कभी दिमाग में सोचते होंगे दोस्तों कि कोई कुत्ते बिल्ली मनुष्य क्यों के कुत्ते बिल्ली का मनुष्य साथ बेबी क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि दोस्तों उनके स्पर्म इनके स्पर्म में इनके ओवम में अंतर होते हैं। हमारी बॉडी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ओवम तो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उससे तो स्पर्म ही हमारे क्या एक्सटर्नल बॉडी का होता है। अगर कोई हमारी बॉडी का शरीर है फॉरेन बॉडी का कोई भी मटेरियल है कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन दोस्तों स्पर्म को एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि
स्पर्म के पास क्या रिसेप्टर है, ओवम के पास रिसेप्टर है, वो क्या आपस में जुड़ जाते हैं और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, क्रिया होती है एक। तो यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर दोस्तों आपको फर्टिलाइजेशन पर वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं क्या उस पर क्या जरूर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आज तक के सारे टॉपिक तो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो अब आप हमको कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं उसको कवर कर दूंगा। तो दोस्तों ए ओवम में अभी oocyte है, जब यहाँ से क्या स्पर्म इसके साथ जुड़ जाएगा तब ए बन जाएगा क्या, ओवम। क्या बन जाएगा, अंडाणु। अर्थात क्या, अंडाणु का एक जुड़ने के बाद क्या क्रिया हो जाएगी, इसको हम बात करेंगे दोस्तों। इसके अंदर क्या निषेचन होगा, तो इसके जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे, इसके अंदर सेल डिवीजन कंप्लीट होगा, तो यहाँ से एक बन जाएगा दोस्तों जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। तो दोस्तों अब आगे की बातें मैं क्या आगे क्लियर करूंगा। अभी मैंने इनका डेवलपमेंट यहाँ से बता दिया, अब मैं इनको क्या बताऊंगा कि कौन कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस मियोसिस कब होता है, कैसे जा करके ओवम का प्रोडक्शन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।